मेरे पति का आज फिर अस्पताल में अपॉइंटमेंट था। उन्हें गुर्दे की बीमारी थी जिसके इलाज के लिए हमें हर थोड़े दिन बाद शहर जाना पड़ता। मैं अपने पति को लेकर शहर पहुंची तो अस्पताल में काफ़ी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अपने पति को लाइन में बैठाकर मैंने अपने पति से कहा, अभी यहीं बैठ जाएं और नंबर ले लें, मैं तब तक जाकर नेहा को बुला लाती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं, उसे देखा भी नहीं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो बेटी से मुलाकात भी कर लेंगे। वैसे भी उसके कॉलेज की छुट्टी हो चुकी होगी। मेरे पति कहने लगे, अच्छी बात है, जाओ जाकर बुला लाओ, मैं यहीं पर्ची की लाइन में बैठा हूँ। कम से कम 2 घंटे से पहले तो हमारा नंबर नहीं आने वाला। नेहा ने मुझे अपना हॉस्टल का नाम और पता बताया हुआ था। उसे शहर आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 2 महीने पहले ही वो पढ़ाई करने शहर आई थी और हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र था कि हमारी बेटी हमारे गांव की वो अकेली लड़की है जो आगे शिक्षा हासिल करने के लिए शहर आई है। लेकिन आज तक हमारा कभी उससे शहर आकर मिलना नहीं हुआ था। मैं सोच रही थी, जब मैं उसके हॉस्टल पहुंचूंगी तो वो मुझे देखकर खुशी से मेरे गले लग जाएगी और अपने दोस्तों से भी मुझे मिलवाएगी। तब मैं बड़े फ़ख्र से बताऊंगी कि ये मेरी बेटी है। मुझे नेहा पर बड़ा नाज था, जिसने सारे गांव में मेरा सर ऊंचा कर दिया था। हर कोई कहता कि किसान की बेटी को देखो, शहर जाकर पढ़ाई कर रही है, इसने तो गांव के लड़कों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये वो जुमले थे जो मेरी जीने की उमंग को बढ़ा दिया करते थे। वरना शब्बीर की बीमारी ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी थी। हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन मेरी बेटी ने स्कॉलरशिप पर न सिर्फ कॉलेज में दाखिला लिया था, बल्कि उसे हॉस्टल में रिहाइश भी मुफ्त मिली थी। मैं रिक्शे से उस हॉस्टल के गेट पर पहुंच गई और मैंने जाकर चौकीदार को कहा कि मैं नेहा शब्बीर से मिलना चाहती हूँ, वो मेरी बेटी है। ये कहते हुए मेरे कंधे खुद ब खुद ऊंचे हो गए थे। चौकीदार ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर वो फ़ोन पर किसी से बात करके नेहा शब्बीर के बारे में पूछताछ करने लगा और फिर उसने मुझसे कहा कि इस नाम की तो कोई लड़की हमारे हॉस्टल में नहीं है। उसकी इस बात सुनकर मैं परेशान हो गई और मैंने कहा, फिर से पता करें। वो कहने लगा, बीबी, मुझे यहाँ की एक एक लड़की के बारे में पता है, कौन कब आती है कब जाती है, हम नज़र रखते हैं। इस नाम की कोई लड़की नहीं। फिर भी आपके कहने पर मैंने वार्डन से पता कर लिया है, लेकिन उसका भी यही कहना है कि नेहा शब्बीर हमारे हॉस्टल में नहीं है। कुछ देर तक मैं चौकीदार से बहस करती रही, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो तकरीबन 2 घंटे होने वाले थे। मुझे वापस अपने पति के पास भी पहुंचना था, इसलिए मैं नाउम्मीद ही वापस लौट आई। मेरा पति मुझे देखकर नेहा के बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे भी बता दिया कि हॉस्टल के चौकीदार ने कहा। क्या कहा? वो परेशान हो गए और कहने लगे, नेहा को फ़ोन मिलाओ। लेकिन इत्तेफाक था कि मेरे फ़ोन में बैलेंस भी नहीं था। पैसे की तंगी इतनी थी कि मोबाइल में बैलेंस कौन करवाता। मैंने कहा कि शायद चौकीदार को पता नहीं होगा। अभी आपका चेकअप करवा कर वापस गांव चले, फिर देखते हैं, वरना रात यहीं हो जाएगी, फिर मसला हो जाएगा। दूसरे बच्चे भी घर पर अकेले हैं। नेहा से मैं घर जाकर बात कर लूँगी। दरअसल हमारा गांव दिल्ली के एक दूर दराज इलाके में था और रात के वक्त कच्चे इलाकों से गुजरना भी बड़ा दुश्वार था। इसलिए मेरी कोशिश होती कि मैं अस्पताल से फ्री होकर पहले गांव की हद में दाखिल हो जाऊं। मेरे पति की बारी आई तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि शब्बीर के गुर्दे ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। उनका जिस्म बस एक गुर्दे पर चल रहा है। अगर उसमें भी इन्फेक्शन हुआ तो फिर मेरे पति को डायलिसिस पर डालना होगा। ये वो ख़तरनाक लफ्ज़ था जिसको सुनने के बाद मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने अपने बाप को भी इसी बीमारी से लड़ते हुए देखा था। हर थोड़े दिन बाद वो अस्पताल आते और एक तकलीफ़देह अमल से गुजरते। सुनने में तो ये लफ्ज़ बहुत आम सा है, लेकिन जिस पर गुजरती है ना, वही जानता है। मैंने अपने बाप को इस तकलीफ़ से गुजरते हुए देखा है, तो इसलिए शब्बीर के लिए ये बात सुनकर मेरा कलेजा काँप उठा था। डॉक्टर ने बताया और कहने लगे, एहतियात के ज़रिए इस मसले को रोका जा सकता है, लेकिन अगर एहतियात ना की गई और एक हद से ज़्यादा पानी पिया तो फिर परेशानी होगी। शब्बीर को डायलिसिस करवाने ही पड़ेंगे। डॉक्टर ने काफ़ी सारी दवाएं लिखकर हमें महीने बाद आने का वक्त दे दिया और हम वापस गांव के लिए रवाना हो गए। मैं नेहा और चौकीदार की बात को भूल चुकी थी। मेरे दिमाग में बस शब्बीर की बीमारी ही घूम रही थी। शहर आने जाने में भी काफ़ी पैसे लगते थे और हम लोग बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। ऐसे में अगर शब्बीर बिल्कुल अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर से लग जाए तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता। हम गांव पहुंचे तो रात होने वाली थी। मेरे दूसरे बच्चे हमारे लिए परेशान थे। मैंने उन्हें उनके बाप की बीमारी के बारे में नहीं बताया था, बस यही बताया कि पापा को गुर्दों में तकलीफ़ है, इसलिए हमें बार बार शहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने अपने नाना को इसी बीमारी से मरते हुए देखा था। इसलिए मैं उन्हें डराना नहीं चाहती थी। मेरा पति थक हार कर रात को बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो कहने लगा कि अभी तो मुझे नेहा की शादी भी करनी है। अगर उससे पहले मुझे कुछ हो गया
तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे पति ने नेहा का नाम लिया तो मुझे चौकीदार की बात याद आ गई। मैंने अपने पति से कहा कि पता नहीं चौकीदार ने ऐसा क्यों कहा कि नेहा हॉस्टल में नहीं रहती। मेरा पति कहने लगा, हॉस्टल में 100 लड़कियां होती हैं, चौकीदार को क्या मालूम, हो सकता है उसे गलतफहमी हो गई हो या फिर वो नेहा को किसी और नाम से जानता हो। 2 दिन की बात है, शनिवार को नेहा खुद आने वाली है, उससे ही पूछ लेना। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मोबाइल में बैलेंस करवाऊं। ये कहकर मेरा पति मुंह फेरकर सो गया। वह सारे दिन का थका हुआ था। फिर उसने दवाई भी खाई थी, लेकिन मैं सोच में डूब गई थी कि पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ है और क्या कर रही है। शब्बीर की हालत काफ़ी ख़राब थी। 2 दिन उसके साथ कहाँ गुजरे पता ही नहीं चला। हर थोड़ी देर बाद वो पानी पीने के लिए तड़पता था और डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसे सारे दिन में 2 कप से ज़्यादा पानी नहीं पिलाना था। ये कैसी परेशानी थी कि जिसका अंदाज़ा करना भी मुश्किल था। एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान पानी मांग रहा हो और उसे पानी न दिया जाए तो फिर उस पर क्या गुजरती होगी, इसका अंदाज़ा हर कोई नहीं कर सकता। शब्बीर के साथ मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। वो मेरी बात बहुत मुश्किल से मान रहे थे। प्यास की वजह से उनके होंठ सूखे पड़ रहे थे और मजबूरन मैं उन्हें पानी भी नहीं दे सकती थी। और फिर शनिवार वाले दिन शाम के वक्त नेहा घर आई तो उसे देखकर मेरे पति उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और बार बार पूछने लगी कि पापा को क्या हो गया। मजबूरन मुझे उसे बताना पड़ा, क्योंकि वो हमारी बड़ी बेटी थी, पढ़ी लिखी थी। उसका शहर में रहना, उसे बहुत सी चीज़ों को के बारे में मालूम था। अपने बाप की बीमारी को सुनकर वो बहुत दुखी हो गई। मैंने नेहा से कहा कि बेटी तू पढ़ लिख कर कुछ बन जा, यही तेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश है और मैं भी तो यही चाहती हूँ। जिस दिन तू अपने पैरों पर खड़ी हो गई उस दिन हमें अपने बाकी बच्चों की फिक्र भी नहीं होगी। हमने सबका निवाला छीन कर तुझे शहर में पढ़ने भेजा है, बस तू हमारे नाम की इज्जत रख लेना। मेरी बात सुनकर नेहा ने सिर झुका लिया और अपने कमरे में चली गई। चौकीदार वाली बात मैं पूछना ही भूल गई थी। नेहा 2 दिन के लिए आई थी। सोमवार को वापस उसे लौटना था और उस दिन मुझे वो बात याद आई कि मैं नेहा से मिलने हॉस्टल गई थी। मैंने फ़ौरन नेहा को अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैं हॉस्टल आई थी और चौकीदार ने कहा तू वहाँ नहीं रहती। मेरी बात सुनकर पहले तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, फिर वो एकदम ही हंस पड़ी और कहने लगी, चौकीदार को मेरे बारे में क्या पता होगा माँ? हॉस्टल में इतनी सारी लड़कियां रहती हैं और अपने हॉस्टल वाले चाहते भी हैं नहीं कि हमारे घर वाले बार बार हमें आकर तंग करें और हमारी पढ़ाई ख़राब हो, इसलिए उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। आप हॉस्टल आने के बजाय मुझे खुद फ़ोन कर देती तो मैं खुद आपके पास आ जाती। मैंने उनसे बताया कि मेरे मोबाइल में बैलेंस ही नहीं था और पैसे भी नहीं, बिल्कुल भी। ये सुनकर वो कहने लगी, माँ परेशान ना हो, मैं आपके मोबाइल में बैलेंस डलवा दूंगी। वैसे भी पापा की तबीयत ऐसी नहीं है और मैं ये नहीं चाहती कि आप बिल्कुल खाली हाथ रहें। ये कहकर नेहा ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए और कहने लगी, माँ आप ये पैसे रखें, आपके काम आएंगे। मैंने हैरत से उस नोटों को देखा और नेहा से पूछा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो तू तो शहर पढ़ने गई है ना, तेरा खर्च भी हमें उठाना चाहिए, तो फिर ये पैसे? नेहा मुस्कुराकर कहने लगी, माँ अच्छा पढ़ने वाली लड़कियों को कॉलेज से फ़ंड भी मिलता है जिससे वो अपनी किताबें वगैरह ख़रीद सकती हैं। मैं हर टेस्ट में अच्छे नंबर लाती हूँ और इसलिए मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। नेहा की बात सुनकर मुझे अपनी बेटी पर और फ़ख्र महसूस हुआ। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे ढेरों दुआएं दी और कहा कि बस बेटी तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। तेरे बाप की यही एक तो एक ख्वाहिश है कि कम से कम हमारे सारे बच्चों में एक बच्चा तो पढ़ लिख जाए। मेरी बात सुनकर नेहा ने हाँ में सिर हिला दिया। दरअसल शब्बीर खुद भी पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें गांव से निकलने ही नहीं दिया। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और शब्बीर के बाप ने मरते मरते अपनी जिम्मेदारी का काम शब्बीर के हवाले कर दिया और यूं ना चाहते हुए भी वो किसान बन गए। कम उम्र से ही वो खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि उनके हाथों में कलम और कागज़ हो और अब ये ख्वाब वो अपनी बेटियों के लिए देखने लग गए थे। गाँव वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने हमारी बेटी को पढ़ने के लिए शहर भेजा था और उसे पढ़ता हुआ देखकर शब्बीर को नई ज़िंदगी मिलती थी और वो अपने ख्वाब अपनी बेटी की सूरत में जीने लगे थे। और मैं भी यही चाहती थी कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए ताकि उसे हमारी जैसी ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े। 2 दिन हमारे साथ गुजार कर नेहा वापस चली गई। उसके आने से घर में रौनक हो जाया करती थी। छोटी बहनें भी खूब चहकने लग गई थीं और उसके जाते ही घर फिर से उदास हो जाता था। शब्बीर भी खुद को माजूर बीमार महसूस करने लगते थे। फिर अब तो तबीयत की वजह से चिड़चिड़े भी रहने लग गए। मैंने नेहा को उसके बाप के चेकअप की तारीख पहले ही बता दी थी, इसलिए इस बार जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो नेहा वहां पहले से ही मौजूद थी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि शहर आने के बावजूद मेरी बेटी के रंग ढंग नहीं बदले थे। वो पूरी तरह चादर में थी और उसने अपना चेहरा नकाब से छुपा रखा था।
बस उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी। मुझे इस बात पर और भी नाज हुआ कि मेरी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह शहर की आबो हवा खाकर बिगड़ी नहीं थी, बल्कि उसने अपने आप को अब भी गांव की लड़कियों की तरह पर्दे में छुपा रखा था। शब्बीर का चेकअप हुआ। डॉक्टर ने बताया कि शब्बीर की रिपोर्ट कुछ ठीक नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और अब उन्हें पूरी तरह से आराम चाहिए। नेहा ने फिर से कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे और कहने लगी, पापा का बहुत ख्याल रखना। शब्बीर ने भी नेहा को नसीहत की कि वो पढ़ाई में खूब दिल लगाए और जल्दी से अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर एक उदास सी मुस्कुराहट आ गई। फिर हम दोनों पति पत्नी वापस गांव लौट आए और फिर 1 महीने बाद हमें शब्बीर के चेकअप के लिए शहर जाना था। लेकिन इस बात को 15 दिन भी ना गुजरे थे कि एक रात अचानक ही शब्बीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जैसे तैसे करके सुबह हुई और फिर भी शब्बीर की हालत में सुधार ना आया, तो मुझे उन्हें दोबारा शहर लेकर भागना पड़ा। मैंने सोचा कि नेहा को फ़ोन कर दूं, लेकिन 2 दिन से गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मेरी दूसरी बेटी कहने लगी कि माँ, आप वहां जाकर आप दोबारा हॉस्टल का चक्कर लगा लेना, नेहा आपको मिल जाएगी। और अगर बिजली आ गई तो हम फ़ोन चार्ज करके नेहा को खुद फ़ोन मिला लेंगे। मैं अपने पति को लेकर सीधे हॉस्पिटल भागी। डॉक्टर ने मेरे पति को एडमिट कर लिया और डायलिसिस का कह दिया। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने अपने पति को अस्पताल में अकेला छोड़ा और ख़ुद नेहा को लेने के लिए हॉस्टल पहुंची, क्योंकि वही मेरा इकलौता सहारा थी। लेकिन चौकीदार ने फिर नेहा शब्बीर का नाम सुनकर वही बात दोहरा दी कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर रोने लगी कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, खुदा के वास्ते मेरी बेटी को बुला दो, मैं दोबारा तंग नहीं करूँगी। लेकिन उसकी ज़ुबान पर बस एक ही बात थी कि बीबी, खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। चौकीदार ने कहा कि यकीनन वो कहीं और रहती होगी, उसने तुमसे झूठ कहा होगा, आजकल की लड़कियां ऐसा ही करती हैं। ये सुनकर मेरा दिल गुस्से से फटने लगा। मैंने उससे कहा कि मेरी बेटी कोई बदकिरदार लड़की नहीं है, वो एक बाहया और शरीफ लड़की है, वो इसी हॉस्टल में तो रहती है। लेकिन चौकीदार अपनी बात से पीछे न हटा, तो मैं हार मान गई और रोती हुई वापस हॉस्पिटल पहुंच गई। नर्स ने मुझे रास्ते में ही रोक लिया और कहने लगी, आपको पहले काउंटर पर पैसे जमा करवाने होंगे, फिर आपके मरीज़ का इलाज शुरू होगा। मैंने नर्स से कहा कि ये तो सरकारी हॉस्पिटल है, फिर किस बात के पैसे जमा करवाऊंगी। मेरी बात सुनकर नर्स ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगी, हर चीज़ मुफ्त में नहीं होती, कुछ चीज़ों के पैसे आपको भरने पड़ेंगे। यहाँ आपको आधे पैसों पर इलाज मिलेगा, बाकी के आधे पैसे आपको खुद से जमा करवाने होंगे। ये सुन के मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था। जो पैसे नेहा ने मुझे दिए थे, वो पैसे लगाकर मैं अपने पति को एम्बुलेंस में शहर ले आई थी। अब मेरे पास 1 रुपया भी तो नहीं था जो मैं हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा करवाती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर साहब से हाथ जोड़कर मदद मांगती हूँ, शायद वही मेरे लिए कुछ कर दें, क्योंकि काफ़ी समय से हम एक ही डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, तो मेरी उनसे काफ़ी बातचीत हो गई थी, वो हमारे हालत से भी वाकिफ़ थे। यही सोचकर मैं डॉक्टर के कमरे में पहुंची, लेकिन वहां जाकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बिना दरवाज़ा बजाए कमरे का दरवाज़ा खोलने की गलती की थी और अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं एकदम से चीखी और मेरी बेटी ने भी मुझे देख लिया। नेहा डॉक्टर के कमरे में मौजूद थी। मैंने इस बात को गलत समझ लिया था। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी और उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वो हकलाकर कहने लगी, माँ माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ नेहा के मुंह पर दे मारा और उससे पूछा कि ये सब क्या है। वो रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, माँ, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, फिर ही कोई फैसला करिएगा। लेकिन मेरा तो दिल ही टूट गया था। मैंने अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेजा था, उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया था। सारे गाँव में कंधे चौड़े करके मैं चलती थी कि मेरी बेटी शहर पढ़ने गई, लेकिन वो यहाँ आकर ऐसे काम करेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पिछली बार जब मैंने उसे पर्दे में देखा था, तो मुझे लगा था कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रही, लेकिन आज मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। नेहा ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ लिए और कहने लगी, माँ, मैंने ये काम बहुत मजबूरी में किया है। मुझे स्कॉलरशिप पर शहर पढ़ने के लिए बुलाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो स्कॉलरशिप सिर्फ 15-25% की थी, और वो भी कुछ समय बाद ही मुझसे लेकर कुछ सिफारिशी लड़कियों को दे दी गई थी। मुझे अपनी फ़ीस खुद भरनी थी। रहने के लिए हॉस्टल में जो किराया अदा करना था, वो भी बहुत ज़्यादा था, और फिर उससे भी बढ़कर हॉस्टल का माहौल था, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही एडवांस थीं, गलत कामों में पड़ी हुई थी। मेरे लिए वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल था। मैंने सोचा कि पढ़ाई छोड़कर वापस गाँव आ जाती हूँ, और यही सोचकर मैं गाँव लौट कर भी आई। लेकिन ये देखकर शर्मिंदा हो गई कि आप लोग मेरी पढ़ाई को लेकर गाँव भर में मशहूर हो चुके थे। हर कोई मुझे बहुत इज्जत दे रहा था, और कुछ गांव वाले तो इस बात पर भी बड़े ही खुश थे
कि मैं गांव की पहली लड़की हूं जो शहर से पढ़ रही है, और वो भी अपनी बेटियों को मेरी तरह पढ़ाना चाहते थे। अगर मैं ऐसे में उन्हें बताती कि मैं शहरी माहौल से हार कर वापस गांव लौटी हूं, तो शायद गांव वालों की उम्मीदें भी दम तोड़ जाती। मुझे कॉलेज की फ़ीस खुद ही भरनी थी और हॉस्टल का किराया भी, इसीलिए कोई ना कोई काम तो करना था। मैं अभी पढ़ रही थी, कोई डिग्री हाथ में नहीं थी, इसीलिए कोई काम समझ में नहीं आ रहा था। और फिर मेरी कॉलेज की दोस्त के ज़रिए मुझे इस हॉस्पिटल में सफाई का काम मिल गया। मुझे इस काम में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती और मैंने यहाँ डॉक्टर्स के कमरों की सफाई का काम शुरू कर दिया। दरअसल मैं पढ़ाई कर रही थी, इसलिए मुझे डॉक्टर्स के कमरों की सफाई का काम दिया गया ताकि मैं किसी अहम चीज़ या किसी पर्चे को यहाँ वहाँ ना कर दूँ, बल्कि हिफाजत से संभाल के रख सकूँ। हॉस्पिटल वाले मुझे इतने पैसे देने लगे हैं कि मेरे कॉलेज की फ़ीस निकल जाती है और रहने के लिए मुझे यहीं पीछे नर्सिंग हॉस्टल में कमरा भी मिल गया है। लेकिन ये बात मैं आपको नहीं बता सकी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप इस तरह मुझे कभी शहर में नौकरी की इजाज़त नहीं देंगी। मैंने झूठ का सहारा लिया ताकि मैं आपके और पापा के ख्वाबों को न तोड़ सकूं, बल्कि कामयाबी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। अपनी बेटी की बात सुनकर मैं खून के आंसू रो रही थी। उसने हॉस्पिटल में नौकरी करके भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक मैं उसे इस तरह डॉक्टर के कमरे की सफाई करता देखकर बुरा समझ रही थी। वो कहने लगी, माँ, अक्सर हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ कुछ पैसे मुझे देकर जाते हैं और वही पैसे मैं पापा के इलाज के लिए आपके हाथ पर रख दिया करती थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत काम किया है। मेरी मजबूरी ने मुझे यहाँ इस काम पे लगा दिया है, लेकिन ये काम मैं अपनी खुशी से कर रही थी, क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा तो नहीं होता। अगर आज मैं इस हॉस्पिटल में सफाई का काम कर रही हूँ तो कल को पढ़ लिख कर मैं यहाँ डॉक्टर भी बन सकती हूँ ना। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो फिर मैं कोई मंजिल हासिल नहीं कर सकूँगी। मुझे वापस गांव लौटना होगा और मैं गांव की दूसरी लड़कियों की तरह कुएं का मेंढक बनकर रह जाऊंगी। नेहा ने डॉक्टर को बताया कि शब्बीर अहमद उसके पापा हैं और उनके इलाज में वो मदद चाहती है। मैं शब्बीर के डायलिसिस के हक में नहीं थी, लेकिन कुदरत को शायद यही मंजूर था। डॉक्टर ने शब्बीर के डायलिसिस का सिलसिला शुरू कर दिया। नेहा ने अपने हॉस्पिटल की नौकरी जारी रखी और साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रही थी। शब्बीर को भी सारी बात पता चल गई और वो भी अपनी बेटी पर पहले से ज़्यादा फख्र करने लग गए, जिसने हमारे सर झुकने नहीं दिया, बल्कि ये साबित कर दिया था कि अगर एक बेटी चाहे तो बेटे से कहीं ज़्यादा बढ़कर माँ बाप के लिए औलाद होने का हक अदा कर सकती है। कि हमारी बेटी शहर में नौकरी करके अपनी पढ़ाई कर रही है, बल्कि हमें गांव की लड़कियों को बताना चाहिए कि मुश्किल वक्त आने पर एक लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, ताकि गांव वाले बेटियों की पैदाइश को बोझ न समझें। उसने मुझे वो कमरा भी दिखाया जो उसे हॉस्पिटल वालों ने रहने के लिए दिया था। नर्सिंग हॉस्टल का छोटा सा कमरा बहुत ही साफ सुथरा था और यहाँ का माहौल भी अच्छा था। नेहा कह रही थी कि धीरे धीरे वो नर्सिंग का काम भी सीख लेगी और इस तरह उसके पास और भी हुनर आ जाएगा। उसने वादा किया था कि वो अपनी छोटी बहनों को भी पढ़ने के लिए अपने पास शहर बुलाएगी और शब्बीर का इलाज भी अपने पैसों से करवाने की कोशिश करेगी। नेहा की बात सुनकर मैंने उसे सीने से लगा लिया और मैं सोच रही थी, अगर घर में नेहा जैसी बेटी पैदा हो जाए तो लोग बेटों के लिए मन्नतें मांगना छोड़ दें, वो बेटियों को ही दिल से अपना लें और उनकी पढ़ाई और परवरिश पर ध्यान दें। क्या आप लोगों को लगता है कि नेहा ने जो किया वो ठीक है? इस तरह हॉस्पिटल में सफाई का काम करके अपनी पढ़ाई पूरी करना उसका हक है, या फिर उसे भी गांव की दूसरी लड़कियों की तरह वही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जो बाकी लड़कियां गुजार रही हैं? क्या वाकई हॉस्टल की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है? क्या ज़्यादातर हॉस्टल्स का माहौल ख़राब होता है? और क्या आज भी हमारे यहाँ स्कॉलरशिप सिर्फ पैसे वालों को मिलती है? नेहा जैसी मेहनती लड़कियां क्या आज भी अपना हक हासिल करने से महरूम हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हर उस मरीज़ के लिए दुआ भी करिएगा जो डायलिसिस जैसी मुश्किल चीज़ से लड़ रहा है और पानी जैसी नेमत से भी महरूम है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।